Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML YouTube चैनल। फीचर इंजीनियरिंग के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 डेटा लीकेज इन मशीन लर्निंग। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे डेटा लीकेज क्या होते हैं और इसको हम लोग एक ई कॉमर्स डोमेन के एक सिंथेटिक डेटा सेट से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बार जब हम लोग समझ लेंगे कि डेटा लीकेज क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डेटा लीकेज कौन कौन से कंडीशन में अराइज होते हैं और उसके बाद इसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो डेटा लीकेज कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। तो आप अज्यूम करो कि मैं एक आईआईटी जेई का स्टूडेंट हूँ, है ना। तो मैं एक आईआईटी जेई का स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रेगुलर क्लासेस करूँगा, है ना। मैं रेगुलर क्लासेस अटेंड करूँगा जिसके हेल्प से मैं कॉन्सेप्ट को क्या करूँगा, लर्न करूँगा। ठीक है, तो मैं क्लासेस अटेंड करूँगा जिसके हेल्प से मैं कॉन्सेप्ट को लर्न करूँगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्लासेस में कॉन्सेप्ट लर्न करना इज सिमिलर टू मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट, है ना। तो इट इज सिमिलर टू एमएल मॉडल ट्रेन करना ऑन ट्रेनिंग डेटा, है ना, ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, एक बार जब मैं कॉन्सेप्ट सीख लूँगा, अच्छे से समझ लूँगा, उसके बाद मैं अपने कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए कि मैंने सही सीखा या नहीं सीखा, मैं क्या करूँगा, मैं टेस्ट दूंगा। मैं वीकली मॉक टेस्ट अटेंड करूँगा, है ना, सो दैट मैं ये देख सकूं कि मैंने कैसा परफॉर्म किया है, मैंने कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे तरीके से समझा है, मैंने कितना प्रैक्टिस किया है। ठीक है, तो आप इसका एनालॉजी आप समझो सिमिलर टू वैलिडेशन वैलिडेशन या टेस्ट डेटा पे मॉडल को टेस्ट करना, है ना। जिस तरीके से हम लोग टेस्ट के हेल्प से अपने परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट को कैसे सीख रहा हूँ, उसी तरीके से जब मैं किसी मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करूँगा ना ऑन ट्रेनिंग डेटा सेट, उसके बाद मैं वैलिडेशन या टेस्ट डेटा पे मॉडल को टेस्ट करूँगा कि मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और एक बार जब मैं ये कंफर्म कर लेता हूँ कि मेरा मॉडल वैलिडेशन या टेस्ट सेट पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। और एक बार जब मैं कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ एग्ज़ाम का, वेट फॉर एग्ज़ाम, है ना। मैं एग्ज़ाम का वेट करता हूँ और मैं वहाँ पे अपने आप को देखूंगा कि मैं कैसा परफॉर्म करता हूँ। तो इसका एनालॉजी आप समझो कि लाइव डेटा पे मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज़ें। सबसे पहले मैं क्लासेस अटेंड करूँगा, क्लासेस में कॉन्सेप्ट सीखूंगा, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करूँगा। इट इज़ सिमिलर टू मैं मशीन लर्निंग मॉडल को मैं क्या करूँगा, ट्रेन करूँगा ऑन ट्रेनिंग डेटा। एक बार जब मैं क्लासेस में कॉन्सेप्ट सीख लूँगा, मतलब मेरा मॉडल ट्रेन हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं वीकली मॉक टेस्ट अटेंड करूँगा टू वैलिडेट कि मैंने कैसा सीखा है, मैंने कॉन्सेप्ट कैसा सीखा है। इट इज़ सिमिलर टू टेस्टिंग द ट्रेंड मॉडल ऑन वैलिडेशन या टेस्ट डेटा। तो एक बार मैं ये वैलिडेट कर लेता हूँ कि मेरा लर्निंग इज़ गुड, तो मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा रियल एग्ज़ाम का, रियल आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम वेट करूँगा और वहाँ पे जाके फिर परफॉर्म करूँगा। ठीक है, दैट विल बी माई फाइनल टेस्ट। उसी तरीके से जब मैं टेस्ट डेटा पे अपने मॉडल को टेस्ट करूँगा एंड मैं ये देख लूँगा कि मॉडल इज़ परफॉर्मिंग रियली गुड, तो मैं क्या करूँगा, मैं मॉडल को डिप्लॉय कर दूंगा ऑन लाइव डेटा। लाइव डेटा पे डिप्लॉय करना एंड मॉडल के परफॉर्मेंस को जज करना, इट इज सिमिलर टू आप जा करके रियल एग्जाम में आप आईआईटी जेईई का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो अगर मेरा मॉडल लाइव डेटा पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इट मीन्स कि मेरा मॉडल का लर्निंग बहुत अच्छे से हुआ है। और अगर मेरा मॉडल लाइव डेटा पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब देर आर सम इशू ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन, है ना, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। उसी तरीके से अगर मैं क्लासेस में अच्छा सीख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को मेरे को याद है और मैं मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, बट मैं रियल एग्जाम में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब
इसका मतलब देयर इज सम इशू आइदर इन क्लास और इन मॉक टेस्ट। तो जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने ये देखा कि मैं जो मॉक टेस्ट दे रहा था ना, मैं जो मॉक टेस्ट दे रहा था वहाँ पे मैं अपने फ्रेंड्स का आंसर देख रहा था, मैं वहाँ पे चीटिंग कर रहा था, है ना, या मैं चीट लेके जा रहा था एग्जाम में। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि मैं एग्जाम में चीटिंग कर रहा था। ठीक है, तो इसका एनालॉजी आप मॉडल से ऐसे समझो कि जब मैंने ट्रेनिंग डेटा पे मॉडल को ट्रेन किया और जब वैलिडेशन पे टेस्ट कर रहा हूँ एंड मॉडल इज परफॉर्मिंग गुड, तो ऐसा इसीलिए हो रहा था कि मेरे डेटा में लीकेज था। डेटा में लीकेज था, जो मैंने मॉडल ट्रेन किया उसमें मैं जिस डेटा का यूज किया उस डेटा में लीकेज था। ठीक है, तो इट इज बिकॉज ऑफ दैट कि मेरा मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, वैलिडेशन पे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन जब मैं लाइव डेटा पे मॉडल को टेस्ट कर रहा हूं तो इट इज नॉट परफॉर्मिंग गुड। ठीक है, तो आई होप आपको ये एनालॉजी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जिस तरीके से मैंने मॉक टेस्ट में चीटिंग के हेल्प से मैंने ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करता था और मैं समझता था कि मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, उसी तरीके से जब मैंने अपने मॉडल को ट्रेन किया ऑन द डेटा जिसमें डेटा लीकेज का प्रॉब्लम था और मैंने जब वैलिडेशन पे टेस्ट किया तो मॉडल का परफॉर्मेंस वाज गुड, तो मैंने ये सोचा कि मॉडल ने बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया है, लेकिन द प्रॉब्लम वाज एक्चुअली डेटा लीकेज। तो चलिए देखते हैं डेटा लीकेज होता क्या है। तो आपने समझा कि डेटा लीकेज एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है। डेटा लीकेज के कारण आपका वैलिडेशन या टेस्ट डेटा पे एक्यूरेसी अच्छा होता है, लेकिन जब आप लाइव डेटा पे टेस्ट करते हो तो एक्यूरेसी इज नॉट गुड। तो डेटा लीकेज अकर व्हेन इंफॉर्मेशन दैट वुड नॉट बी अवेलेबल एट प्रेडिक्शन टाइम। ठीक है, इंफॉर्मेशन दैट वुड नॉट बी अवेलेबल एट प्रेडिक्शन टाइम इज यूज टू ट्रेन द मॉडल। ठीक है, मतलब आप मॉडल को जिस डेटा पे ट्रेन कर रहे हो ना, जिस डेटा पे आप ट्रेन कर रहे हो और टेस्ट कर रहे हो, वो डेटा एक्चुअली में जब आप रियल लाइफ डेटा पे जब आप उसको टेस्ट करोगे तो वो डेटा अगर अवेलेबल नहीं होता है तो इन दैट केस वी गेट द प्रॉब्लम ऑफ डेटा लीकेज। मतलब डेटा लीकेज तब अकर होता है, डेटा लीकेज कब अकर होगा? डेटा लीकेज अकर होगा जब information that would not be available at prediction time is used to train the model। ठीक है, तो मैं पहले आपको थोड़ा ये एक्सप्लेन करता हूँ कि रियल वर्ल्ड में चीज़ें कैसे काम करती है। लाइक अगर आप अमेजोन के लिए एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बिल्ड कर रहे हो तो चीज़ें कैसे काम करती है। अगर आप अमेजोन में काम कर रहे हो ना, अगर आप अमेजोन में काम कर रहे हो तो आपको मॉडल ट्रेन करना है। ठीक है, आपको मॉडल ट्रेन करना है, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप ऑफलाइन ट्रेनिंग करोगे। ऑफलाइन ट्रेनिंग करोगे मॉडल का, तो ऑफलाइन ट्रेनिंग करने के लिए आप डेटा का डंप यूज करोगे। डेटा का डंप मतलब पास्ट डेटा, पास्ट डेटा ऑफ कस्टमर या पास्ट डेटा ऑफ ऑर्डर टेबल। ठीक है, तो आपने डेटा का डंप लिया, मतलब डेटा को डाउनलोड किया, कस्टमर के डेटा को डाउनलोड किया और उसके बाद आप क्या करोगे, डेटा को डिवाइड करोगे। किसमें? एक ट्रेनिंग में और एक वैलिडेशन में। वैलिडेशन या फिर इसको आप टेस्ट भी बोल सकते हो। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग एमएल वाले पार्ट में जाएंगे कि वैलिडेशन क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, कब हमें वैलिडेशन चाहिए, कब हमें वैलिडेशन नहीं चाहिए। अभी के लिए आप समझो कि मैंने जो डेटा डंप लिया ना, मैंने जो डेटा डंप लिया उसको मैंने डिवाइड किया एक ट्रेनिंग डेटा में और एक वैलिडेशन डेटा में। और अभी के लिए आप सोचो कि इट इज़ इन द रेशियो ऑफ 80 and 20, मतलब 80% ट्रेनिंग डेटा एंड 20% वैलिडेशन डेटा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप मॉडल को ट्रेन करोगे। मॉडल को ट्रेन करोगे ऑन ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा, एक बार जब आप मॉडल को ट्रेन कर लिए फिर आप उस मॉडल को टेस्ट करोगे ऑन टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा पे मॉडल को टेस्ट करोगे और अगर अगर परफॉर्मेंस गुड है, अगर परफॉर्मेंस गुड है तो आप मॉडल को डिप्लॉय कर दोगे।
लाइव, ठीक है, ऑन ए सबसेट ऑफ कस्टमर, ठीक है, आप उसको डिप्लॉय कर दोगे ऑन ए सबसेट ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन दैट वुड नॉट बी अवेलेबल एट प्रेडिक्शन टाइम, इसका मतलब हुआ कि जब आप मॉडल को डिप्लॉय करोगे ना लाइव, ठीक है, लाइव, और वो सारे इंफॉर्मेशन जो इस डेटा में अवेलेबल थे और जिस पे आपने ट्रेनिंग किया, बट वो डेटा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वैसे डेटा पे अगर आप ट्रेन करते हो तो दैट इज कॉल्ड डेटा लीकेज। क्योंकि ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन के टाइम पे वो डेटा तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब आप रियल टाइम में जब आप मॉडल को टेस्ट करोगे तो वो सारे कॉलम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से अगर आप डेटा अकुमुलेट करके मॉडल को ट्रेन करते हो, देन देयर आर चांसेस ऑफ डेटा लीकेज। तो आपको इस केस को प्रॉपरली हैंडल करना होता है इन रियल लाइफ मॉडल डिप्लॉयमेंट। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल या एक सिंथेटिक डेटा सेट से प्रॉब्लम को समझते हैं और इसको एनालाइज करते हैं। तो तो आज के लेक्चर में हम लोग एक सिंथेटिक ई कॉमर्स डेटा का यूज करने वाले हैं, ठीक है, और उस डेटा पे हमने लेक्चर नंबर 6.6 में हमने उस पे बेसिक फीचर इंजीनियरिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया था, जहां पे हमने डेटा को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था और वहां पे हमने एक से दो बार डेटा लीकेज के कॉन्सेप्ट को भी वहां पे मैंने आपको समझाया था और मैंने बताया था, और उसमें मैंने ये बोला था कि हम लोग इसको डिटेल में एक डेडिकेटेड लेक्चर में इसको देखने वाले हैं एंड दैट लेक्चर इज नाउ। तो वहाँ पे हमने जो सिंथेटिक डेटा क्रिएट किया था ना, वहाँ पे मेरे पास क्या क्या एट्रीब्यूट थे। तो मेरा जो डेटा सेट था वो डेटा सेट ऑर्डर्स टेबल का था। तो आप ये अज्यूम करो कि जो मेरा ऑर्डर्स टेबल है ना, वो अमेज़न जो वेबसाइट है उसका डेटा है, ठीक है। तो अमेज़न पे अगर आप कुछ प्रोडक्ट परचेस करते हो तो उसका जो ऑर्डर्स टेबल होगा ना, जो ऑर्डर्स हिस्ट्री होगा, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होंगे, है ना। द फर्स्ट वन इज ऑर्डर आईडी टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्डर यूनिकली। उसके बाद कस्टमर आईडी, हर एक ऑर्डर को किसी न किसी कस्टमर ने बुक किया होगा, कस्टमर ने ऑर्डर किया होगा, तो हर एक ऑर्डर एक कस्टमर आईडी के साथ एसोसिएटेड होगा। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी, तो जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर जिस तरीके से किसी कस्टमर के साथ एसोसिएटेड होगा, उसी तरीके से ऑर्डर एक प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड होगा, क्योंकि कस्टमर जो ऑर्डर बुक करेगा उसमें वो कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा, कोई प्रोडक्ट को वो खरीदेगा। तो हर एक ऑर्डर में एक ऑर्डर आईडी होगा, एक कस्टमर आईडी होगा और एक प्रोडक्ट आईडी होगा। और नेक्स्ट इज डेट, तो कस्टमर जो ऑर्डर परचेज करेगा, कस्टमर जो ऑर्डर बुक करेगा, उसका कोई ऑर्डर डेट होगा कि कस्टमर ने कौन से तारीख को ऑर्डर बुकिंग किया और कौन से तारीख को उसका ऑर्डर शिपिंग हुआ है ना। उसके बाद ऑर्डर के डिटेल्स, कस्टमर ने जो ऑर्डर परचेज किया है उसका क्या डिटेल है, ऑर्डर हिस्ट्री का क्या डिटेल है। तो हर एक ऑर्डर के साथ एक कैटेगरी एसोसिएटेड होगा कि कस्टमर ने जो प्रोडक्ट परचेज किया वो कौन से कैटेगरी में लाई करता है, उस ऑर्डर का प्राइस क्या है, कितने क्वांटिटी में उसने ऑर्डर किया है, उसका पेमेंट का मोड क्या है, और उसने जो ऑर्डर प्लेस किया वो कौन से सिटी पे किया है। नेक्स्ट, कस्टमर को जब ऑर्डर मिल जाता है उसके बाद अगर कस्टमर ऑर्डर को रिसीव करने के बाद अगर कस्टमर कुछ रेटिंग देता है या रिव्यू देता है, तो दैट इज रिव्यू टेक्स्ट corresponding to that order या that product. And the last and most important is target, and target is returned, whether ordered was returned or not. तो हमने जो डेटा सेट क्रिएट किया था उसमें मेरे पास 5 + 2 + 3 + 1, तो मेरे पास टोटल 11 इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट थे, या इसको आप फीचर बोल सकते हो। तो मेरे पास टोटल 11 फीचर्स थे
एंड बेस्ड अपॉन दोज 11 फीचर्स मेरे को ये प्रिडिक्ट करना था कि कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को रखा या उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया, है ना। तो जिस इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट या फीचर के हेल्प से मुझे प्रिडिक्ट करना होता है, जो टारगेट वैल्यू प्रिडिक्ट करना होता है, दैट इज द टारगेट वेरिएबल। ठीक है, तो मुझे बेस्ड अपॉन ये सारे 11 एट्रीब्यूट्स मुझे मॉडल को ट्रेन करना है एंड फाइनली मुझे ये प्रिडिक्ट करना है कि कस्टमर उस ऑर्डर को रखेगा या वो रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे जो टारगेट कॉलम जो रिटर्न्ड है उसका वैल्यू आइदर 0 होगा या 1 होगा। तो दिस इज काइंड ऑफ बाइनरी आउटपुट, और अगर बाइनरी आउटपुट होगा तो दिस इज ए बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने ये डेटा सेट क्रिएट किया। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम लोग इस डेटा सेट पे अगर हम लोग मॉडल बिल्ड करेंगे तो कहाँ कहाँ पे डेटा लीकेज के चांसेस है, कौन कौन से प्री प्रोसेसिंग एंड फीचर इंजीनियरिंग के ऑपरेशन में डेटा लीकेज हो सकते हैं। इवन दो हमने 1 to 2 टाइप्स ऑफ डेटा लीकेज को हमने पुराने लेक्चर्स में इसको देखा था और समझा था। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाता है ना, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रॉब्लम डेफिनेशन या फिर डिफाइनिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को बहुत ही क्लियरली डिफाइन करना होता है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम में थोड़ा भी चेंजेस होता है तो आपको इंटायर डिफरेंट अप्रोच से प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है या फिर इंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडलिंग यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले आप हमेशा प्रॉब्लम को बहुत ही क्लियरली डिफाइन करो कि जो स्टेक होल्डर होते हैं या आपका मैनेजर है उनको क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, उसको आप प्रॉपरली क्वांटिफाइड वर्जन में उसको आप डिफाइन करो। तो यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये मेंशन किया है कि वी वांट टू प्रिडिक्ट एट ऑर्डर टाइम वेदर एन ऑर्डर विल बी रिटर्न और नॉट रिटर्न। तो इसको आप ऐसे समझो कि आप अमेजोन का एक रेगुलर कस्टमर हो और अमेजोन पे एक ऑर्डर बुक करने वाले हो, आपने ऑर्डर को अपने विश लिस्ट में ऐड किया, आपने ऐड टू कार्ट किया, अब आप पेमेंट वाले पेज पे हो। ठीक है, आप पेमेंट वाले पेज पे हो, आप जस्ट पेमेंट आपका कंप्लीट होते ही ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को या अमेजोन को ये प्रिडिक्ट करना है कि क्या ये कस्टमर जो ऑर्डर ये बुक कर रहा है, क्या वो ऑर्डर रखेगा या क्या वो इस ऑर्डर को वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, दिस मीन्स एट प्रिडिक्शन वी नो ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट प्राइस, कस्टमर इन्फो। ठीक है, तो द मोमेंट जब मैं ऑर्डर प्लेस करने वाला हूं उस समय मेरे क्या क्या डिटेल्स अमेजोन के पास होंगे आउट ऑफ दिस कॉलम्स या दिस एट्रीब्यूट। तो आउट ऑफ दिस एट्रीब्यूट मेरे पास कौन कौन से इंफॉर्मेशन होंगे या अमेजोन के पास मेरे कौन कौन से इंफॉर्मेशन होंगे। द फर्स्ट वन इज ऑर्डर डेट, आप कौन से डेट को ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। प्रोडक्ट के सारे डिटेल, आपने जिस प्रोडक्ट को परचेज करने का ट्राई किया वो प्रोडक्ट के सारे डिटेल, है ना, कि वो प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट का नेम क्या है, प्रोडक्ट का कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर कौन है, प्रोडक्ट का रेटिंग क्या है, प्रोडक्ट का रिव्यू क्या है ना। तो ये सारे प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन होंगे। उसके बाद प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, उसके बाद कस्टमर के पास्ट इंफॉर्मेशन या पास्ट डिटेल, मैंने पास्ट में अमेजोन से जो भी प्रोडक्ट परचेज किए हैं वो सारे इंफॉर्मेशन वो सारे डेटा अमेजोन के पास ऑलरेडी होंगे। ठीक है, तो ये सारे डिटेल होंगे अमेजोन के पास ड्यूरिंग द टाइम जब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, है ना। लेकिन उसके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन नहीं होंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज शिपिंग डेट। क्योंकि एक बार जब मैं प्रोडक्ट परचेज करूंगा एंड आफ्टर दैट कुछ टाइम के बाद ऑर्डर शिपिंग होता है और उसके बाद मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आता है शिपिंग डेट। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं होगा ड्यूरिंग द टाइम जब मैं ऑर्डर बुक करने वाला हूँ या ऑर्डर में प्लेस करने वाला हूँ। उसके बाद रिव्यू टेक्स्ट, बिना मैं प्रोडक्ट का यूज़ किए हुए मैं रिव्यू कैसे दूंगा। अभी तो मैं प्रोडक्ट का बुकिंग ही कर रहा हूँ, इसीलिए ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास रिव्यू टेक्स्ट नहीं होगा, रिव्यू मैसेज नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट इज फ्यूचर रिटर्न, है ना। फ्यूचर रिटर्न मतलब आज मैं एक प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, आज के बाद भी मैं कुछ प्रोडक्ट परचेज करूंगा, है ना।
तो आज के बाद भी जो मैं प्रोडक्ट परचेज करूँगा, वो सारे प्रोडक्ट को मैं रखूँगा या रिटर्न करूँगा, वो सारे इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास आज नहीं होंगे, है ना? तो मैं इसको फ्यूचर से क्यों ऐड कर रहा हूँ? फ्यूचर से मैं इसीलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि जब आप मॉडल को ट्रेन करोगे ना लोकली, लोकली ट्रेन करने को हम लोग कहते हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग। तो जब आप लोकली ट्रेन करोगे तो आपके पास एक डेटा का कंप्लीट डंप होगा और हर एक रो एक ऑर्डर आईडी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? तो अगर आप किसी रो के स्पेसिफिक अगर आप प्रिडिक्शन करना चाहते हो लाइक 15th अगस्त 2025, अगर मुझे इस डेट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को प्रिडिक्ट करना है कि कस्टमर इस ऑर्डर को रखेगा या नहीं रखेगा, तो हो सकता है कि 15th अगस्त के बाद भी मैंने कुछ प्रोडक्ट खरीदा है एंड दैट डेटा इज ऑल्सो देयर इन द डेटा डंप। तो मुझे उस इंफॉर्मेशन का भी यूज नहीं करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रिडिक्शन, है ना? मुझे इस डेट से पहले वाले इंफॉर्मेशन का ही यूज करके मुझे प्रिडिक्शन करना है, क्योंकि हम लोग एट द एंड ऑफ द डे रियल लाइफ में प्रिडिक्शन करना चाहते हैं एंड रियल लाइफ प्रिडिक्शन में मेरे पास फ्यूचर हिस्ट्री के डिटेल्स नहीं होंगे, अमेजोन के पास फ्यूचर ऑर्डर के डिटेल्स नहीं होंगे। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखते हैं और उसको समझते हैं जिसका यूज आने वाले टॉपिक्स में होने वाला है, एंड दैट इज टेम्पोरल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली प्रिडिक्शन प्रॉब्लम को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज टेम्पोरल प्रॉब्लम एंड द सेकेंड वन इज नॉन टेम्पोरल प्रॉब्लम। ठीक है, तो वैसा मशीन लर्निंग टास्क जहाँ पे टाइम सीरीज प्रॉपर्टी होल्ड करता है उसको मैं बोलूँगा टेम्पोरल प्रॉब्लम, और जहाँ पे टाइम सीरीज का प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है उसको मैं बोलूँगा नॉन टेम्पोरल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन टेम्पोरल प्रॉब्लम को क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल कस्टमर क्लस्टरिंग, है ना? तो अमेजोन के पास हर एक कस्टमर का प्रोफाइल का डिटेल्स है या ऑर्डर का डिटेल है, तो मुझे हर कस्टमर को सेगमेंट करना है इन फ्यू ग्रुप, है ना? मुझे सारे कस्टमर को 20 ग्रुप में सेग्रीगेट करना है बेस्ड अपॉन डिफरेंट यूज केस। तो दैट प्रॉब्लम इज नॉट टेम्पोरल प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम इज नॉट टाइम डिपेंडेंट प्रॉब्लम, क्योंकि हर एक यूजर एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होगा, वहां पे टाइम का कोई सेंस नहीं बनता है ना? क्योंकि जब मैं ऑफलाइन ट्रेन करूंगा ना, जब मैं ऑफलाइन ट्रेन करूंगा तो वहां पे टाइम का कोई सेंस नहीं बनता है। मैं हर एक कस्टमर के सारे इंफॉर्मेशन का मैं यूज करके मॉडल को ट्रेन करूंगा एंड ड्यूरिंग लाइव टेस्टिंग भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन का ही यूज करूंगा ड्यूरिंग द प्रिडिक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो कस्टमर क्लस्टरिंग या प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन, है ना? प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन डिटेल्स एंड फोटो के हेल्प से मुझे प्रोडक्ट को एक कैटेगरी असाइन करना है कि प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी में लाई करना है करता है। तो इवन दैट प्रॉब्लम इज ऑल्सो ए नॉन टेम्पोरल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे टाइम का ऑर्डर इज इरिलेवेंट, है ना? एंड द फर्स्ट वन इज टेम्पोरल प्रॉब्लम, है ना? जहाँ पे टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। लाइक ये फाइंड करना कि कस्टमर जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है क्या वो उस ऑर्डर को रखेगा या उस ऑर्डर को रिटर्न कर देगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे को जो मॉडल ट्रेनिंग करना पड़ेगा उसको मुझे कंप्लीट ऑर्डर टेबल पे ट्रेन करना पड़ेगा, है ना? मुझे उसको कंप्लीट ऑर्डर टेबल पे ट्रेन करना पड़ेगा एंड ड्यूरिंग प्रिडिक्शन फॉर ए पार्टिकुलर ऑर्डर आईडी, है ना? और अगर मुझे किसी स्पेसिफिक ऑर्डर आईडी के अक्रॉस मुझे अगर प्रिडिक्शन करना है तो मैं ये देखूंगा कि उस ऑर्डर आईडी का कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर डेट है ना, मैं उसके पुराने इंफॉर्मेशन का यूज करूं, उसके आने वाले इंफॉर्मेशन का यूज नहीं करूं। ठीक है, या फिर डिलीवरी डिले, मैंने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया उसमें क्या डिलीवरी का डिले होगा, या फिर सेल्स का फोरकास्टिंग। लाइक अगर मेरे पास जैन टू जून का डेटा है और मुझे प्रिडिक्शन करना है कि जुलाई का क्या फोरकास्ट होगा, है ना? जुलाई का क्या फोरकास्ट होगा, या मेरे पास जैन टू अक्टूबर मेरे पास डेटा है और मुझे प्रिडिक्शन करना है कि नवंबर का क्या सेल्स फोरकास्ट होगा, क्या सेल्स होगा, है ना?
तो ये सारे जो डेटा है वो टाइम इंडिपेंडेंट डेटा, ये सारे जो प्रॉब्लम है वो टाइम डिपेंडेंट प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे टेम्पोरल प्रॉब्लम। और जो टाइम इंडिपेंडेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन टेम्पोरल प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमें टेम्पोरल प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से हैंडल करना होता है। और अभी जो हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले हैं ना, रिटर्न, इवन दैट इज ए टेम्पोरल प्रॉब्लम, और इसमें डेटा लीकेज के बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और समझते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ लीकेज पॉसिबल। सो द फर्स्ट वन इज फ्यूचर इंफॉर्मेशन लीकेज, है ना। तो जैसे कि अगर मैं शिपिंग डेट कॉलम का यूज करता हूं टू प्रिडिक्ट रिटर्न, ठीक है, तो जब मैं ऑफलाइन डेटा पे जब मैं ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग करता हूं ना, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, तो उस समय अगर मैं शिपिंग डेट कॉलम का यूज करूंगा टू ट्रेन द मॉडल और उसके बाद मैं उसको टेस्ट करूंगा ऑफलाइन, तो मेरे को हाई परफॉर्मेंस देगा। लेकिन जब मैं लाइव या प्रोडक्शन पे मॉडल को टेस्ट करूंगा, इन दैट केस द परफॉर्मेंस विल लो, क्योंकि मेरे को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास शिपिंग डेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगा, तो इन दैट केस मेरे को लो परफॉर्मेंस मिलेगा। एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ फ्यूचर इंफॉर्मेशन लीक, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने मॉडल को ट्रेन करने के समय शिपिंग डेट का यूज किया, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाइव प्रिडिक्शन मेरे पास शिपिंग डेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मुझे प्रिडिक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही करना है जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करने वाला हो। ऐसा नहीं करना है कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर को उसने रिसीव कर लिया, ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया, उसके बाद प्रिडिक्शन करना है। नहीं, मुझे प्रिडिक्शन सिर्फ उसी टाइम पे करना है जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता हो। तो एट प्रिडिक्शन टाइम द ऑर्डर इज प्लेस्ड बट नॉट एट शिप्ड, सो शिप डेट लीक फ्यूचर इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल, यूजिंग रिव्यू टेक्स्ट, है ना। यूजिंग रिव्यू टेक्स्ट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फ्यूचर इंफॉर्मेशन लीकेज, क्योंकि कस्टमर ऑर्डर रिसीव करने के बाद ही रिव्यू देता है। मोस्ट ऑफ द केस में 99.9% केस में कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर रिसीव होता है, और उसके बाद जब उसका यूज करना शुरू करता है तब वो कस्टमर रिव्यू देता है, उसके पहले वो रिव्यू नहीं देता है। तो अगर मुझे ऑर्डर प्लेस के टाइम ही मुझे ये प्रिडिक्शन करना है कि कस्टमर इस प्रोडक्ट को रखेगा या रिटर्न करेगा, तो इन दैट केस आई शुड नॉट यूज रिव्यू टेक्स्ट डेटा, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाइव टेस्टिंग या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट उस समय मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होगा। तो रिव्यूज आर लेफ्ट आफ्टर रिसीविंग द प्रोडक्ट, सो दे कंटेन पोस्ट आउटकम इंफॉर्मेशन। तो इसका तरीका क्या है इसको हैंडल करने का? आप ये दो कॉलम, ये दो फीचर को आप ड्रॉप कर दो ड्यूरिंग ट्रेनिंग द मॉडल, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये दो फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर मैं ये दो फीचर को यूज करता हूं तो इट विल गिव मी डेटा लीकेज प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेन टेस्ट कॉन्टामिनेशन, ठीक है। तो अप्लाइंग ए स्केलर ऑन द इंटायर डेटा सेट बिफोर अ स्प्लिटिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, fitting a standard scaler on the whole dataset means the scaler has already seen the distribution of the test data, है ना। तो चलिए इसको हम समझते हैं, है ना। तो ये स्टैंडर्ड स्केलर क्या है, इसको हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो स्टैंडर्ड स्केलर जो है वो एक डेटा स्केलिंग टेक्निक है, डेटा स्केलिंग टेक्निक, या इसको आप कह सकते हो कि फीचर स्केलिंग टेक्निक, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इन द प्रोसेस ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। फीचर स्केलिंग में हमने देखा था कि दे आर डिफरेंट टेक्निक टू स्केल द डेटा। स्टैंडर्ड स्केलर इज वन टेक्निक, इसके अलावा भी हमने दो और टेक्निक देखे थे। वन वाज मीन मैक्स स्केलर, है ना, मीन मैक्स स्केलर, एंड द सेकेंड वन वाज रोबस्ट स्केलर, है ना। ये हमने तीन टेक्निक देखे थे जिसके हेल्प से हम लोग डेटा को स्केल करते थे, सो दैट जब मॉडल का प्रिडिक्शन का टाइम हो तो मॉडल शुड नॉट गिव हायर वेटेज टू दोज फीचर जिसका वैल्यू का स्केल ज़्यादा हो, वैल्यू का रेंज ज़्यादा डिफर करता हो।
तो इसीलिए हम लोग डेटा को स्केलिंग करते हैं। तो जब हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर करते हैं तो क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो स्टैंडर्ड स्केलर का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड स्केलर का फॉर्मूला होता है यक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ से जेड स्कोर कंप्यूट करते हैं। हम लोग यहाँ पे जेड स्कोर कंप्यूट करते हैं। तो जब भी आप यूजिंग साइकिट लर्न, जब भी आप साइकिट लर्न का स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो? सबसे पहले आप उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हो, स्टैंडर्ड स्केलर क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हो, और उसके बाद उस पर आप फिट ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल करते हो। तो इन साइकिट लर्न जो फिट ट्रांसफॉर्म मेथड होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट मेथड। द वन इज फिट एंड द सेकेंड वन इज ट्रांसफॉर्म। एंड जस्ट टू मेक योर लाइफ इजी, साइकिट लर्न एक सिंगल मेथड प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से आप फिट एंड ट्रांसफॉर्म दोनों ऑपरेशन को एक सिंगल मेथड कॉल के हेल्प से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो फिट ट्रांसफॉर्म को आज से आप हमेशा समझना कि यहाँ पे दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है फिट एंड दूसरा होता है ट्रांसफॉर्म। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड स्केलर के कोरस्पोंडिंग फिट में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिट में क्या होता है, फिट, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्म में क्या होता है। तो जो फिट मेथड होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग म्यू फाइंड करते हैं और सिग्मा फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फिट जो मेथड होता है, फिट मेथड के हेल्प से हम लोग इसमें म्यू फाइंड करेंगे और सिग्मा फाइंड करेंगे, सच दैट कि उसके बाद जब मैं ट्रांसफॉर्म मेथड करूं तो हर एक सैंपल के लिए इस फॉर्मूला के हेल्प से वो एक न्यू जी स्कोर कंप्यूट करे, है ना। तो जब ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल होता है तो वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफॉर्म each sample based upon above formula। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो यूजिंग म्यू एंड सिग्मा इसको ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये म्यू एंड सिग्मा का जो कंप्यूटेशन होता है वो फिट मेथड के हेल्प से होता है। ठीक है, तो जब आप फिट ट्रांसफॉर्म कंप्लीट डेटा पे परफॉर्म करते हो ना, जब आप फिट एंड ट्रांसफॉर्म मेथड कंप्लीट डेटा पे परफॉर्म करते हो तो ये जो म्यू एंड सिग्मा का जो कैलकुलेशन होता है वो जो कंप्यूटेशन के समय वो टेस्ट डेटा का भी यूज करता है टू कंप्यूट म्यू एंड सिग्मा, एंड अननोइंगली और नोइंगली ये टेस्ट डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन को भी लर्न कर लेता है। म्यू एंड सिग्मा लर्न करना मतलब टेस्ट डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन लर्न करना। उसी तरीके से जब हम लोग मीन मैक्स स्केलर यूज करते थे ना, जब हम लोग मीन मैक्स स्केलर यूज करते थे तो वहाँ पे फॉर्मूला था एक्स आई माइनस मीन ऑफ एक्स डिवाइड बाई मैक्स ऑफ एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग म्यू और सिग्मा कंप्यूट करते हैं उसी तरीके से वहाँ पे जब हम लोग फिट कॉल करेंगे तो वो मिनिमम एंड मैक्सिमम कंप्यूट करेगा। उसी तरीके से जब हम लोग रोबस्ट स्केलर यूज करते हैं, रोबस्ट स्केलर यूज करते हैं तो वहाँ पे वो कंप्यूट क्या करेगा, वो कंप्यूट करेगा मीडियन एंड आई क्यू आर। ठीक है, तो जब आप कंप्लीट डेटा पे फिट भी कर देते हो तो उसके कारण आपको डेटा लीकेज का प्रॉब्लम होता है। तो यही कहना चाह रहा है कि अप्लाइंग स्केलर ऑन इंटायर डेटा सेट बिफोर स्प्लिटिंग। ठीक है, आपने डेटा सेट को स्प्लिट नहीं किया, आपने कंप्लीट डेटा पे फिट कॉल किया और ट्रांसफॉर्म कॉल किया। अगर आप ये कोड देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और कंप्लीट डेटा पे हम लोग पहले फिट कॉल कर रहे हैं फिर ट्रांसफॉर्म कॉल कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि कंप्लीट डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन वो लर्न करता है और उससे वो म्यू कंप्यूट करता है और सिग्मा कंप्यूट करता है और उसके बाद वो कंप्लीट डेटा पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि पहले आप डेटा सेट को कंप्लीटली स्प्लिट कर दो, डेटा सेट को आप कंप्लीटली स्प्लिट कर दो, और उसके बाद जब आप फिट कॉल करो, है ना, आप फिट ट्रांसफॉर्म कॉल मत करो, आप पहले फिट कॉल करो और फिट के आर्गुमेंट में आप सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पास करो। ठीक है, आप सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पास करो और उसके बाद जब आप ट्रांसफॉर्म कॉल करो तो हेयर यू कैन पास बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग आप कंप्लीट डेटा पास कर सकते हो ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन ड्यूरिंग फिट यू शुड पास ओनली ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, तो हमने देखा
सेकेंड टेक्निक जहाँ पे देयर आर चांसेस ऑफ डेटा लीकेज। अब हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ डेटा लीकेज, दैट इज टेम्पोरल लीकेज, है ना। तो टेम्पोरल लीकेज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ऑर्डर्स डेटा है, मेरे पास कस्टमर्स के ऑर्डर्स डेटा है ना। अमेजोन में जो भी ऑर्डर प्लेस में मेरे पास उसका डेटा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि मैंने क्या किया, मैंने डेटा को रैंडमली स्प्लिट कर दिया, है ना। तो जब आप डेटा को स्प्लिट करोगे ना, तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक टू स्प्लिट द डेटा। द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन टेक्निक जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज साइकिट लर्न का एक मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज करते हैं, है ना। और वो कहाँ अवेलेबल होता है? साइकिट लर्न का मॉडल सिलेक्शन। साइकिट लर्न का मॉडल सिलेक्शन जो मॉड्यूल होता है ना, उसके अंदर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होता है। तो अगर मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के हेल्प से अगर मैं डेटा को रैंडमली स्प्लिट कर देता हूँ और वो मेरा डेटा टेम्पोरल डेटा है, और अगर वो मेरा टेम्पोरल डेटा है, देन देयर आर चांसेस ऑफ डेटा लीकेज, ठीक है। अगर आपका प्रॉब्लम का डेटा टेम्पोरल डेटा है, और अगर आप उस पर डेटा को रैंडमली स्प्लिट कर देते हो, रैंडमली स्प्लिट करना मतलब क्या, कि मेरे को एक ट्रेनिंग बकेट में क्रिएट करूंगा, एक टेस्टिंग बकेट क्रिएट करूंगा। तो मैं बोलूंगा कि सैंपल विथ इंडेक्स 0 ट्रेन में जाएगा, 1 टेस्ट में जाएगा, 2 ट्रेन में जाएगा, 3 ट्रेन में जाएगा, 4 टेस्ट में जाएगा, 5 टेस्ट में जाएगा, 6 टेस्ट में जाएगा, 7 टेस्ट में जाएगा, 8 ट्रेन में जाएगा, 9 ट्रेन में जाएगा, 10 टेस्ट में जाएगा। तो मैं रैंडमली दोनों बकेट में डेटा को असाइन कर दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि टेस्ट बकेट का साइज क्या होगा एंड ट्रेनिंग बकेट का साइज क्या होगा। तो अगर मैं इस तरीके से डेटा को स्प्लिट करता हूं, देन आई विल बी हैविंग टेम्पोरल लीकेज, अगर मेरा डेटा टेम्पोरल इन नेचर है। अगर मैं कस्टमर सेगमेंटेशन प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूं और मेरे पास हर एक कस्टमर का डिटेल्स हैं, बेसिक डिटेल्स हैं, तो इन दैट केस दैट डेटा इज नॉट ए टेम्पोरल डेटा, एंड इन दैट केस आई कैन रैंडमली स्प्लिट माई डेटा। लेकिन अगर मेरे पास ऑर्डर्स टेबल है तो मैं उस पर रैंडमली स्प्लिट नहीं कर सकता हूं। रैंडम स्प्लिटिंग में प्लेस ऑर्डर फ्रॉम दिसंबर 2024 इन द ट्रेनिंग सेट वाइल प्लेसिंग जनवरी 2024 ऑर्डर इन द टेस्ट सेट, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर आप रैंडमली डेटा स्प्लिट करते हो ना, तो ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल C1 एक कस्टमर है, ठीक है। C1 एक कस्टमर है जिसने मल्टीपल ऑर्डर प्लेस किए, तो जब आप डेटा को ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में स्प्लिट करोगे, तो ऐसा हो सकता है कि ट्रेनिंग डेटा में आपके पास दिसंबर 24 का सैंपल अवेलेबल हो, और टेस्टिंग डेटा सेट में आपके पास जनवरी 24 का डेटा अवेलेबल हो, है ना, जो कि नॉट फेयर है ना। मतलब आप फ्यूचर डेटा पे मॉडल को ट्रेन कर रहे हो और कस्टमर के पास डेटा पे आप मॉडल को प्रिडिक्शन दे कर रहे हो। मतलब संजीव ने मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस किए अक्रॉस एवरी मंथ इन 2024, तो आप क्या कर रहे हो कि मॉडल को ट्रेन कर रहे हो ऑन द ऑर्डर जो कि मंथ दिसंबर में प्लेस हुआ, और मॉडल को टेस्ट कर रहे हो उस ऑर्डर पे जो कस्टमर संजीव ने जून में प्लेस किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आप पुराने डेटा पे मॉडल को ट्रेन करो और फ्यूचर डेटा पे मॉडल को प्रिडिक्शन करो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप फ्यूचर डेटा पे मॉडल को ट्रेन करोगे और उसी कस्टमर के पास डेटा पे मॉडल से प्रिडिक्शन करोगे, है ना। तो अगर आप ऐसा करते हो, देन देयर विल बी डेटा लीकेज, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऐसा करते हो, तो दिस अलाउ द मॉडल टू सी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फ्यूचर सच एज सीजनल पैटर्न, है ना। कस्टमर का ऑर्डर सीजनल प्रॉपर्टी को आप एक्सप्लॉइट करते हो, तो आप ऐसा नहीं करो। आप पास्ट का डेटा पे मॉडल को ट्रेन करो और फ्यूचर के डेटा पे मॉडल से प्रिडिक्शन करो, क्योंकि एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर एक मंथ में संजीव ने 2 ऑर्डर प्लेस किए, है ना। हर एक मंथ में संजीव ने 2 ऑर्डर प्लेस किए, तो आपने दिसंबर के डेटा पे मॉडल को ट्रेन किया और मार्च के डेटा पे मॉडल से प्रिडिक्शन करें, जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे? करेक्ट सोल्यूशन क्या है? तो यूज ए टाइम बेस्ड स्प्लिट ऑन ऑर्डर डेट, है ना। तो अगर आपके पास ऑर्डर टेबल है, तो फॉर स्प्लिटिंग द डेटा इनटू ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट, आप क्या करो कि बेस्ड अपॉन टाइम आप ऑर्डर को स्प्लिट कर दो। लाइक अगर मेरे पास 2024 ईयर का कंप्लीट डेटा है,
अगर मेरे पास 24 ईयर का कंप्लीट डेटा डंप है, फॉर एग्जांपल अमेजोन का डेटा है, तो उस केस में क्या करूंगा कि मैं जनवरी से अक्टूबर वाले मंथ का डेटा, मतलब जो भी ऑर्डर जनवरी से अक्टूबर में प्लेस हुए हैं उसको मैं ट्रेनिंग डेटा सेट में ऐड कर दूंगा, और जो भी ऑर्डर नवंबर से दिसंबर तक प्लेस हुए हैं उसको मैं टेस्टिंग सेट में ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग टेम्पोरल डेटा को स्प्लिट करते हैं और डेटा लीकेज का प्रॉब्लम को हम लोग अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टारगेट लीकेज। ठीक है, तो टारगेट लीकेज क्या होता है? तो टारगेट मतलब आपने समझा ना, टारगेट एट्रीब्यूट या टारगेट वेरिएबल जो आपको प्रिडिक्शन करना होता है। तो हमारे केस में टारगेट क्या है? हमारे केस में टारगेट है रिटर्न कॉलम। रिटर्न कॉलम जो कि एक बुलियन टाइप का डेटा स्टोर करता है, कस्टमर ने उस ऑर्डर को रखा या उस ऑर्डर को रिटर्न कर दिया, है ना। तो दिस इज माय टारगेट। तो टारगेट लीकेज क्या होता है? तो टारगेट डेटा फॉर टेस्ट डेटा सेट इज लीक्ड इन मेनी वेज, मल्टीपल वेज, जिसमें एक तरीका है टारगेट इनकोडिंग, है ना। तो हमने टारगेट इनकोडिंग को डिटेल में देखा था पुराने लेक्चर्स में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक ऐड कर दूंगा। तो टारगेट इनकोडिंग में क्या करते हैं हम लोग? तो पहले आप ये समझो कि हम लोग मॉडल को ट्रेन जब करते हैं ना, तो उसमें मॉडल एक्सपेक्ट द डेटा टू बी न्यूमेरिकल। तो जो डेटा न्यूमेरिकल टाइप के नहीं है तो उसको हम लोग न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो जो डेटा कैटेगरिकल नेचर का होता है ना, जो डेटा कैटेगरिकल नेचर का होता है उसको भी हमें कन्वर्ट करना होता है इनटू न्यूमेरिकल। और कैटेगरिकल टू टाइप्स के होते हैं, एक नॉमिनल एंड दूसरा ऑर्डिनल। ठीक है, तो जो डेटा ऑर्डिनल टाइप का होता है उस पर आप डायरेक्टली ऑर्डिनल इनकोडिंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्या होता है इसको हमने डिटेल में देखा था पुराने लेक्चर्स में। लेकिन जो डेटा नॉमिनल टाइप का होता है उसमें हम लोग चेक करते हैं कि क्या डेटा का कार्डिनलिटी लो है या हाई है। ठीक है, अगर डेटा का कार्डिनलिटी लो है तो हम लोग वन हॉट इनकोडिंग यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे जो टर्म्स है इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में देखा है पुराने लेक्चर्स में, तो आप रेफर कर सकते हो। और अगर कार्डिनलिटी हाई है तो वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक लाइक फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग, टारगेट इनकोडिंग, है ना। तो टारगेट इनकोडिंग एक टेक्निक होता है जिसके हेल्प से हम लोग नॉमिनल कैटेगरिकल डेटा जिसका कार्डिनलिटी हाई होता है उसको हम लोग प्रॉपरली हैंडल करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ वन हॉट इनकोडिंग ए कैटेगरिकल वेरिएबल लाइक प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी एक कैटेगरिकल डेटा है, आप डायरेक्टली प्रोडक्ट आईडी को मॉडल में पास नहीं कर सकते हो। तो उसको हम लोग हैंडल कैसे करेंगे, है ना। तो प्रोडक्ट आईडी एक कैटेगरिकल डेटा है जो कि नॉमिनल टाइप का है और उसका कार्डिनलिटी हाई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बी रिप्लेस ईच कैटेगरी विथ सम फंक्शन ऑफ टारगेट, यूजुअली द मीन रिटर्न रेट फॉर दैट कैटेगरी, है ना। तो जैसे प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट आईडी एक कॉलम है, तो अगर मैं प्रोडक्ट आईडी को रिप्लेस करके, है ना, मैं टारगेट इनकोडिंग में टेक्निक में मैं क्या करता हूँ कि हर एक प्रोडक्ट आईडी के कोरस्पोंडिंग मैं एक डेटा फाइंड आउट करता हूँ, मीन रिटर्न रेट फॉर दैट कैटेगरी, है ना। तो प्रोडक्ट आईडी लाइक आईफोन, आईफोन एक प्रोडक्ट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में लाई करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में लाई करता है, तो मैं ये फाइंड करूंगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है मेरे पास उसका एवरेज एवरेज रिटर्न रेट क्या है। ठीक है, तो अगर एवरेज रिटर्न रेट 5% है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी ऑफ आइटम्स में अगर कोई कस्टमर 100 प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो आउट ऑफ दैट 100 प्रोडक्ट वो 5 प्रोडक्ट को वो रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे टारगेट लीकेज हो सकता है। कैसे, इसको देखते हैं। तो सपोज प्रोडक्ट P50 हैज 100 ऑर्डर, है ना। या फिर ऐसा समझो कि आईफोन आईफोन एक प्रोडक्ट है ना, उसके 10 ऑर्डर हुए हैं, 7 आउट ऑफ विच वे रिटर्न, है ना। तो इस प्रोडक्ट का रिटर्न रेट क्या है, एवरेज रिटर्न रेट क्या है, 70% है ना। 70% है, या फिर इसको 0.7 बोल सकते हो, है ना। तो अगर उसका रिटर्न रेट 0.7 है तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक ऑर्डर P50, है ना, प्रोडक्ट आईडी P50 के कोरस्पोंडिंग हम लोग एक वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, एक इंटीजर वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे 0.7। क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग मॉडल के ट्रेनिंग में डायरेक्टली प्रोडक्ट आईडी को पास नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग एक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कोरस्पोंडिंग टू ईच प्रोडक्ट आईडी
विच कैन एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस हमने क्या किया कि हमने फाइंड किया कि जो P50 प्रोडक्ट है ना, P50 प्रोडक्ट है, उसमें आउट ऑफ 10 ऑर्डर 7 रिटर्न हो चुके हैं, तो उसका रिटर्न रेट, एवरेज रिटर्न रेट 70% है या 0.7 है। तो हम लोग P50 के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग उसको इनकोड कर देंगे विथ 0.7। इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम है ड्यू टू टेम्पोरल डेटा। हमारा डेटा टेम्पोरल टाइप का है, तो जब भी आपका डेटा टेम्पोरल टाइप का है तो एक सजेशन ये है कि हमेशा टारगेट इनकोडिंग अप्लाई करने से अवॉइड करो, है ना। यू शुड यूज डिफरेंट काइंड ऑफ इनकोडिंग, ठीक है। और अगर आप फिर भी यूज करना चाहते हो तो इसको हम लोग समझते हैं प्रॉब्लम क्या है, डेटा लीकेज क्यों हो रहा है। तो सपोज करो कि जो कस्टमर है ना, कस्टमर ने 10 ऑर्डर्स 10 P50 प्रोडक्ट परचेज किए, ठीक है। और प्रोडक्ट परचेज कब किए? 1 जनवरी को किया, 1 फेब को किया, 1 मार्च को किया, 1 अप्रैल को किया, है ना। उसके बाद 1 मई को किया, 1 जून को किया, 1 जुलाई को किया, 1 अगस्त को किया, 1 नवंबर को किया एंड 1 दिसंबर को किया, ठीक है। तो उसने 10 प्रोडक्ट परचेज किया कस्टमर ने। टोटल अमेजोन जो वेबसाइट है ना, अमेजोन वेबसाइट पे P50 प्रोडक्ट लिस्टेड है, जिसका टोटल 10 ऑर्डर प्लेस हुए, आउट ऑफ विच 7 वेयर रिटर्न, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ड्यूरिंग इनकोडिंग, ठीक है, ड्यूरिंग इनकोडिंग, फॉर एग्जांपल ये मेरा ट्रेनिंग डेटा है एंड नीचे वाला टेस्टिंग डेटा है ना। नीचे वाला टेस्टिंग डेटा है, ऊपर वाला ट्रेनिंग डेटा है। तो हमने क्या किया कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग, है ना, ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमने हर एक प्रोडक्ट को क्या किया, 0.7 से रिप्लेस कर दिया, 0.7 से रिप्लेस कर दिया, 0.7 से रिप्लेस कर दिया। तो आप ये ऑब्जर्व करो कि इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि अगर अप्रैल मंथ में हम लोग जो इनकोडिंग यूज करें ना, उस इनकोडिंग में हम लोग फ्यूचर इंफॉर्मेशन को भी इनकोड कर रहे हैं इन द ट्रेनिंग डेटा सेट, है ना। आप टेस्टिंग को अभी भूल जाओ, टेस्टिंग का इंफॉर्मेशन यूज करना दैट इज नॉट एट ऑल करेक्ट। बट अगर आप ऐसा अज्यूम करो कि सिर्फ ट्रेनिंग का यूज हो रहा है ना, मतलब सारे डेटा ट्रेनिंग के पार्ट हैं, तो इवन इन दैट केस अगर 1 अप्रैल को मैं 0.7 से इनकोड करता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं फ्यूचर इंफॉर्मेशन को भी इनकोड कर दे रहा हूँ अप्रैल वाले डेटा में, है ना। जो प्रोडक्ट P50 अप्रैल में ऑर्डर हुआ, मैं उस इंफॉर्मेशन को भी, उस ऑर्डर आईडी के कोरस्पोंडिंग भी मैं इंफॉर्मेशन को 0.7 से इनकोड कर रहा हूँ, जो कि करेक्ट नहीं है। आप हमेशा पास्ट डेटा का यूज करो, यू शुड नॉट एट ऑल यूज फ्यूचर डेटा टू इनकोड एनी डेटा। तो अगर मेरे पास ऑर्डर्स टेबल है, तो हर एक आईडी के कोरस्पोंडिंग जब आप इनकोडिंग करो ना, तो इनकोडिंग करने के लिए आप हमेशा पास्ट डेटा का यूज करो, नहीं तो डेटा लीकेज होने के चांसेस है, ठीक है। तो आई होप आपको अलग अलग तरीके का आपको समझ में आएगा कि डेटा लीकेज क्या होता है एंड किस कंडीशन में डेटा लीकेज अराइज हो सकता है। देयर इज वन मोर टाइप ऑफ डेटा लीकेज, जिसका मैं आपको रफ आइडिया देता हूँ, है ना। एक रफ आइडिया देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि सपोज करो कि मेरे को कैंसर प्रिडिक्शन करना है, ठीक है। मेरे को कैंसर प्रिडिक्शन करना है, मेरे पास कुछ डेटा सेट है, तो मेरे को हर एक पेशेंट के कोरस्पॉन्डिंग मेरे को ये प्रिडिक्शन करना है क्या उस पेशेंट को कैंसर है या नहीं है, और अगर है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है ना। कैंसर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उस डेटा सेट में मेरे पास कस्टमर के बेसिक डिटेल है, कस्टमर के बेसिक डिटेल है ना। और उसमें मेरे पास एक कॉलम ये है कि क्या उसको पास्ट में केमोथेरेपी हुआ है क्या, पास्ट केमोथेरेपी, ठीक है। तो मेरे पास ये कॉलम है, और इसके अलावा भी मेरे पास फ्यू कॉलम्स हैं, एंड देन मेरे पास एक टारगेट कॉलम है ईच कैंसर, ठीक है, ईच कैंसर। तो अगर मैं ये पूरे डेटा सेट पे मॉडल को ट्रेन करता हूँ, है ना, और मैं ये अज्यूम करता हूँ कि मैंने टेस्ट डेटा का यूज नहीं किया ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, फिर भी अगर मैं मॉडल को ट्रेन करूंगा ना, और जब मैं प्रिडिक्शन करूंगा, तो आवर मॉडल विल गिव वेरी हाई एक्यूरेसी, वेरी हाई एक्यूरेसी। क्यों? क्योंकि मैं एक कॉलम यूज कर रहा हूँ पास्ट केमोथेरेपी, है ना।
तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है और ये इन्फॉर्मेशन का टारगेट से बहुत ज़्यादा कोरिलेशन होता है। पास्ट केमोथेरेपी अगर ट्रू है, इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर को पास्ट में भी कैंसर आया था और उसने केमोथेरेपी किया था, है ना? तो अगर उसने पास्ट में केमोथेरेपी किया था और दोबारा अगर वो टेस्ट करना चाह रहा है, तो देयर आर चांसेस कि उसको उसको कैंसर रिपीट हो सकते हैं, कैंसर दोबारा वापस आ सकता है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग ड्यूरिंग ट्रेनिंग या ड्यूरिंग फीचर सिलेक्शन हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन-कौन से एट्रीब्यूट, कौन-कौन से कॉलम का टारगेट कॉलम के साथ बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है। जो कॉलम का टारगेट कॉलम के साथ बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है, हम लोग उसको प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करेंगे, उसको समझेंगे और ज़रूरत पड़े तो जो बिज़नेस एक्सपर्ट या डोमेन एक्सपर्ट होते हैं, उससे भी हम लोग सजेशन लेंगे, ठीक है? सच दैट कि डेटा शुड नॉट बी लीकेज, देयर शुड नॉट बी एनी इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट जिसका कोरिलेशन बहुत ज़्यादा हाई है और वो कॉलम बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है टुवर्ड्स द प्रेडिक्शन ऑफ टारगेट कॉलम, है ना? तो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डेटा लीकेज। अब हम लोग देखते हैं परफेक्ट चेकलिस्ट फॉर द ई कॉमर्स डेटा सेट, है ना? तो हमने देखा ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड ऑफ डेटा लीकेज जो अराइज हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इन द परस्पेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स डेटा सेट क्या क्या चेकलिस्ट होने चाहिए जिससे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं डेटा लीकेज, ठीक है? तो इवन दो मैं इसको ई कॉमर्स के डोमेन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आप इस इंफॉर्मेशन, इस नॉलेज को आप जनरलाइज कर सकते हैं अक्रॉस एनी डोमेन, चाहे क्वांट हो, चाहे शेयर मार्केट हो, है ना? चाहे कोई भी बिजनेस हो, आप इसको इजीली जनरलाइज कर सकते हैं इन अदर डोमेन एज वेल। तो सबसे पहले द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ड्रॉप लीकेज प्रोन फीचर फर्स्ट। जो कॉलम लीकेज में कंट्रीब्यूट करते हैं या जो कॉलम ड्यूरिंग प्रिडिक्शन अवेलेबल नहीं होते हैं, वो सारे कॉलम को ड्रॉप कर दो, है ना? लाइक शिपिंग डेट, रिव्यू टेक्स्ट एंड ऑर्डर आईडी, ठीक है? आप ये सारे कॉलम को ड्रॉप कर दो जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं इन डेटा लीकेज। नेक्स्ट, टाइम बेस्ड डेटा स्प्लिट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, है ना? तो इंस्टेड ऑफ रैंडमली स्प्लिटिंग द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, अगर आपका डेटा टेम्पोरल नेचर का है तो इन दैट केस यू शुड स्प्लिट द डेटा बेस्ड अपॉन टाइम, है ना? तो हमने देखा था कि हमने जनवरी टू अक्टूबर वाला डेटा का हमने यूज़ किया था फॉर ट्रेनिंग पर्पस एंड नवंबर एंड दिसंबर का डेटा हमने यूज़ किया था फॉर टेस्टिंग पर्पस, है ना? तो इसको हम लोग सिमुलेट कैसे करेंगे? हम लोग डेटा को सॉर्ट कर देंगे, है ना? लाइक अगर हमारा यूज़ केस ले जहाँ पे मेरे पास ऑर्डर्स का डेटा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डेटा को सॉर्ट कर देंगे बेस्ड अपॉन ऑर्डर डेट और उसके बाद हम लोग टॉप 80% डेटा को हम लोग ट्रेनिंग में ले लेंगे एंड बॉटम 20% डेटा को हम लोग टेस्ट में कंसिडर कर लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग स्प्लिट करेंगे डेटा को इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग अगर मेरा डेटा टेम्पोरल इन नेचर हो। नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि अगर आप डेटा को स्केल करते हो न्यूमेरिक फीचर को यूजिंग ओनली ट्रेनिंग स्टैट्स, है ना? सिर्फ ट्रेनिंग स्टैट्स यूज करो ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और हमने इसको डिटेल में देखा था कि वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक इन साइकिट लर्न फॉर न्यूमेरिकल फीचर स्केलिंग, है ना? हमने देखा था मीन मैक्स स्केलिंग, है ना? उसके बाद हमने देखा था स्टैंडर्ड स्केलर एंड थर्ड हमने देखा था रोबस्ट स्केलर। तो अगर आप ये सारे टेक्निक यूज करते हो तो आप पहले फिट कॉल करो ऑन ट्रेनिंग डेटा सेट पे, है ना? फिट आप सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पे ही कॉल करो, है ना? ट्रेनिंग डेटा पे ही कॉल करो और उसके बाद आप उस पैरामीटर, वो जो पैरामीटर लर्न करता है लाइक म्यू, सिग्मा, मिनिमम, मैक्सिमम, IQR या मीडियन, वो सारी टेक्निक के हेल्प से फिर आप इवन टेस्ट डेटा सेट पे भी उसी पैरामीटर्स के हेल्प से आप डेटा को स्केल करो, है ना? तो अगर आप देखोगे मैंने फिट ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल किया ट्रेनिंग डेटा पे, तो उसने क्या किया? उसने ट्रेनिंग डेटा सेट से सारे पैरामीटर्स लर्न किए। लाइक स्टैंडर्ड स्केलर का पैरामीटर्स क्या है? वन इज म्यू एंड सिग्मा। तो उसने ट्रेनिंग डेटा सेट से डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उसने म्यू लर्न किया, उसने सिग्मा लर्न किया और हम लोग टेस्ट डेटा सेट पे डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म कॉल कर रहे हैं। वी आर नॉट कॉलिंग फिट, वी आर डायरेक्टली कॉलिंग ट्रांसफॉर्म। मतलब ट्रेनिंग डेटा सेट का जो म्यू एंड सिग्मा है उसके यूज करके आप टेस्टिंग डेटा सेट का सारे डेटा को आप स्केल करो या उसका जी स्कोर कंप्यूट करो, ठीक है? नेक्स्ट, इनकोड
कैटेगरिकल फीचर ओनली ऑन ट्रेनिंग कैटेगरीज। तो जब आप कैटेगरिकल फीचर पे वन हॉट इनकोड यूज करते हो ना, तो मोस्ट ऑफ द टेक्निक आप साइकिट लर्न में जो यूज करते हो उसका दो पार्ट होता है, एक फिट एक ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो अगर आप उसको प्रॉपरली यूज करते हो तो पहले आपको फिट कॉल करना चाहिए और उसके आउटपुट पे आपको ट्रांसफॉर्म कॉल करना चाहिए। बट साइकिट लर्न आपको एक हैंडी मेथड देता है फिट ट्रांसफॉर्म। तो आप एक सिंगल मेथड कॉल के हेल्प से आप दो मेथड कॉल करते हो, पहले आप फिट कॉल करते हो फिर ट्रांसफॉर्म कॉल करते हो। तो इवन जब आप इनकोडिंग टेक्निक यूज करते हो ना, साइकिट लर्न का जब इनकोडिंग टेक्निक यूज करते हो तो आप ट्रेनिंग डेटा सेट में ही फिट करो और उसके बाद यूज दैट पैरामीटर टू ट्रांसफॉर्म इवन द टेस्ट डेटा सेट। तो हमने देखा था कि साइकिट लर्न प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ इनकोडिंग टेक्निक, है ना, जिसमें से वन इज वन हॉट एनकोडिंग। देर आर अदर टेक्निक एज वेल लाइक लेवल एनकोडर, वन हॉट एनकोडर एंड अनदर इज ऑर्डिनल एनकोडर। इसको भी हमने डिटेल में देखा था पुराने लेक्चर में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने वन हॉट एनकोडर कॉल किया, उसका सबसे पहले हमने इंस्टेंस क्रिएट किया और उस इंस्टेंस पे हमने क्या किया, फिट ट्रांसफॉर्म कॉल किया ऑन ट्रेनिंग डेटा। हमने ट्रेनिंग डेटा पे फिट ट्रांसफॉर्म कॉल किया और इस जब हमने फिट ट्रांसफॉर्म कॉल किया ऑन ट्रेनिंग डेटा यूजिंग द इंस्टेंस OHE, तो इट लर्न फ्यू पैरामीटर बेस्ड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेनिंग डेटा, है ना। फ्यू पैरामीटर बोलो या कैटेगरीज बोलो, है ना। इट लर्न समथिंग। फिट में क्या होता है, वो कुछ लर्न करता है, ट्रांसफॉर्म में उस लर्निंग का यूज करके उस पर अप्लाई करता है। तो जब हमने ट्रेनिंग डेटा सेट पे कॉल किया तो हमने ट्रेनिंग डेटा सेट पे फिट भी कॉल किया, ट्रांसफॉर्म भी कॉल किया, तो उसका जो लर्निंग होगा वो OHE इंस्टेंस के साथ एसोसिएटेड हो जाएगा। और जब वो लर्निंग इसके साथ एसोसिएटेड हो जाएगा तो डायरेक्टली इस पे मैं नेक्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्म कॉल करूंगा। आई विल नॉट कॉल फिट और आई विल नॉट कॉल फिट ट्रांसफॉर्म, आई विल ओनली कॉल ट्रांसफॉर्म ऑन द टेस्ट डेटा सेट। तो इस तरीके से हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग डेटा को एक्सपोज करके हम लोग पैरामीटर्स को लर्न करते हैं और उसी लर्न पैरामीटर के हेल्प से हम लोग टेस्टिंग डेटा सेट पे उसको अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए देर आर डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक इवन इन पांडास। देर आर बिल्ट इन मेथड्स लाइक पांडास डॉट गेट डमीज, जिसके हेल्प से आप वन हॉट इनकोडिंग अप्लाई कर सकते हो। बट उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, कि आप एक इंस्टेंस क्रिएट करो, उस पर फिट कॉल करो और उस पर ट्रांसफॉर्म कॉल करो। तो इसीलिए यू शुड यूज साइकिट लर्न का बिल्ट इन क्लास, इंस्टेंस एंड मेथड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्लेस कैटेगरिकल कॉलम विथ इनकोडेड वन। तो एक बार जब हमने सारे कैटेगरिकल डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हम लोग कैटेगरिकल कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं या फिर हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम को सेलेक्ट करके एक न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। और एक बार मेरे न्यू डेटा फ्रेम में सिर्फ न्यूमेरिकल फीचर होंगे, उसके बाद हम लोग वो सारे फीचर का यूज करके हम लोग मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं एंड टेस्टिंग डेटा सेट पे हम लोग मॉडल को टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग उस मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हैं इन प्रोडक्शन ऑन फ्यू सबसेट ऑफ कस्टमर टू टेस्ट द परफॉर्मेंस इन लाइव प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। तो ये जो इतने सारे कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स में नहीं मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स में जस्ट वो आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे, दे विल नॉट गिव यू इनसाइट। मैं इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, मैं केस स्टडी इसलिए कर रहा हूँ ताकि इस इंफॉर्मेशन, इस लर्निंग का यूज़ करके अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो या फिर अपने जॉब में इस नॉलेज का यूज़ करके इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं टू योर बिजनेस प्रॉब्लम या टू ए न्यू क्वेश्चन जो आपको इंटरव्यू में मिलते हैं। तो आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।